हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बेटा देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा PYQ है किसका, जेई एडवांस का। ठीक है, सुनो अब इस क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये तीन अपने पास, ये अपने पास कैपेसिटर में तीन डाइलेक्ट्रिक सेट कर रखे हैं। ठीक है, एक का K1 K2 और K3 है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द इक्विवेलेंट, या फिर ऐसे लिख लो फाइंड द कैपेसिटेंस। इसका हमने क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, कितना होगा इस सिस्टम का। कैसे करेंगे इसके लिए, बेटा सीधी सी बात है, तुम लोग देखते ही इसको क्या सोचने लग जाओगे कि भाई ये दोनों किस में हो जाएंगे। तुम लोग इसको इस टाइप का इमेजिन करने लगोगे कि ये इसका एक कैपेसिटर बनेगा अपने पास और एक इसका कैपेसिटर बनेगा, और ये अपना लास्ट में इसको हम एक और कैपेसिटर बना लेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें K1 है, इसके अंदर K2 है और इसके अंदर क्या है, K3। इस सिस्टम में क्या दिक्कत है, जैसे मान लो यहाँ पर अपने पास V वोल्ट और यहाँ पर 0 वोल्ट है, तो इसके पास, इन दोनों के पास, जैसे मान लो अगर यहाँ सोचोगे तो इसके पास एक साइड V है, दूसरे साइड कुछ अपने पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसकी वजह से इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगी, कुछ ना कुछ अलग होगी। यहाँ का मीडियम K2 है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है और यहाँ का जो पोटेंशियल है वो बेटा सेम नहीं होगा। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैंने क्या कहा है। ये सिस्टम में हमने जो कल जो क्वेश्चन करे थे इसी टाइप के करे थे, उसमें क्या था, उसमें ऐसा कुछ था कि हम अपने पास ऐसे ऐसे सिस्टम देते थे, हम उनको कैपेसिटेंस बनाते थे। ठीक है, तुम लोग कल वाले देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, तो तुम डायरेक्ट देखते ही तुम्हारे दिमाग में ऐसी पिक्चर बनेगी कि यहाँ पर एक कैपेसिटेंस बनेगा, यहाँ पर बनेगा, और इसको तीसरा मान लोगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल में, फिर इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में कर लोगे। लेकिन ऐसा नहीं कर पाओगे, ये गलत होगा। क्यों होगा गलत, क्योंकि जैसे मान लिया ये इस साइड V वोल्ट है और इस साइड V वोल्ट है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम अलग है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल होगा और इसका भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम अलग है, और यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो, है ना, पैरेलल में है तो सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग अलग है, तो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अलग होगा, जिसकी वजह से यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो तुम इन दोनों को क्या नहीं मान सकते, पैरेलल में नहीं मान सकते। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तो बेटा तुम्हें करना पड़ेगा तो तुम्हें इसका इस टाइप से सिस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो कि तुम इसको एक अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, तो अपने पास कुछ इस टाइप का सिस्टम बन जाएगा। एक ये कैपेसिटर बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये कैपेसिटर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर इसके साथ ये वाला और इसके साथ ये वाला। अब क्या होगा, अब क्या होगा इससे, ये वाला और ये दो वाला दोनों किसके बीच में कनेक्टेड है, V और 0 के बीच में। ये वाला भी किस में कनेक्टेड है, V और 0 के बीच में कनेक्टेड है। तो इससे क्या हुआ, ये दोनों आपस में सीरीज में हो जाएंगे और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसका कैपेसिटेंस लिखूं तो कैपेसिटेंस क्या कैसे लिखते हैं अपने पास, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो इसका कैपेसिटेंस होगा कितना, इसका फिर बाद में हम सीरीज में करेंगे, इसका कितना होगा। देखो, जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है तो अपने पास कैपेसिटेंस लिखा जाता है K एप्सिलॉन नॉट A/D लिखा जाता है। ठीक है, अगर अगर इसके अंदर कोई भी मीडियम नहीं होता तो ये K नहीं आता। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, इसके अंदर मीडियम है तो अपने पास इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा। तो अगर इसका लिख रहे हैं तो इसमें मीडियम कौन सा है, K2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, K2 एप्सिलॉन नॉट A क्या होगा, इसका एरिया। अब इसका एरिया कितना है भाई, एरिया कितना है इसका, A/2, और इसकी जो सेपरेशन है ये कितनी है, D/2। ठीक है, तो ये इसका कैपेसिटेंस आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से K2 एप्सिलॉन नॉट A आ जाएगा डिवाइड बाई D। ठीक है,
अगर इसका कैपेसिटेंस लिखे इन दो के बीच का इसका, तो K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 और D/2 आएगा। तो ये दोनों कट जाएंगे, K3 एप्सिलॉन नॉट A/D इसका क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस आ जाएगा। इसका लिखेंगे तो इसका कितना होगा भाई, इसका कितना है K1 A/2 D/2 है, तो इसका हम डायरेक्ट क्या लिख दे रही हूँ मैं, एप्सिलॉन नॉट A/D लिख रही हूँ। क्या कौन सा है, K1, ठीक है। ओके, A/2 D/2 था, मैंने क्या कर दिया है वो काट के जैसे इसमें था डायरेक्ट लिख दिया। इसका कितना आ जाएगा, K3 एप्सिलॉन नॉट A/2 और D/2, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों किस में दिख रहे हैं तुम्हें, सीरीज में, और ये दोनों किस में दिख रहे हैं, सीरीज में। तो इन दोनों का कर लेते हैं और इन दोनों का कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको मान लेती हूँ C1, इसको C2 मान लेती हूँ, इसको C3 और इसको क्या मान लेती हूँ, C4, तो अपने पास इसका C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C डैश, इन दोनों का हमने C डैश मान लेंगे इक्विवेलेंट और इसका मान लेंगे अलग। तो कितना आ जाएगा भैया, क्या आता है, C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2 आता है ना। तो हम क्या करेंगे, C1 कितना है, ये है K2 एप्सिलॉन नॉट A/D इंटू दूसरा कितना है K3 एप्सिलॉन नॉट A/D डिवाइड बाई K2 एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट A/D। यहां से देखो, अगर एप्सिलॉन नॉट A/D इसमें से और इसमें से कॉमन लेके, दोनों में से कॉमन लेके बाहर लूं तो इससे कट जाएगा, एक से, है ना, कट जाएगा, एक से कटेगा, एक तो बच जाएगा। तो अभी अपने पास कितना बचेगा, अभी अपने पास बचेगा K2 K3 एप्सिलॉन नॉट A/D। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा K2 और प्लस K3, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन का। सेम वे में इन दोनों का भी आएगा, इन दोनों का कितना आ गया, मान लो C डैश इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ये दोनों क्या है, K1 और K3 डिवाइड बाई K1 प्लस K3 इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D, ठीक है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आ चुका है, इन दोनों का इक्विवेलेंट आ चुका है। अब क्या कर देंगे, दोनों को पैरेलल में हो जाएंगे। अब दोनों का क्या बनेगा, इसका एक बन जाएगा और इसका एक बन जाएगा, ठीक है। ये कितना आया था, ये आया था C1 इक्विवेलेंट आया था, ये क्या आया था C डबल डैश इक्विवेलेंट आया था। ये कितना था भाई, ये प्लस ये जोड़ देंगे बस। अब अपने पास C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा भैया, ये प्लस ये, तो K1 K3 डिवाइड बाई K1 प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट A/D प्लस क्या बचा, ये K2 K3 डिवाइड बाई K2 प्लस K3 एप्सिलॉन नॉट A/D। इसको थोड़ा बहुत आगे भी सॉल्व कर सकते हैं हम, पर हम मान लेते इतना, ठीक है, आंसर के हिसाब से हम कर लेंगे, ठीक है। इस टाइप से होते हैं ये, समझे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास कैपेसिटर विथ कंडक्टिंग स्लैब, ठीक है। अगर कैपेसिटर के अंदर हम कंडक्टिंग स्लैब डाल दें तो क्या होगा, जैसे मान लिया अपने पास ये कोई कैपेसिटर है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी तो हमने सोच रहे थे कि डाइलेक्ट्रिक से क्या क्या हो सकता है। अगर हमने इसके अंदर कोई कंडक्टिंग स्लैब डाल दी, ठीक है, ये कोई कैपेसिटर था अपने पास, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, इसके अंदर एक कंडक्टिंग स्लैब डाल दी, मतलब क्या डाल दिया, कंडक्टर डाल दिया अंदर,
ठीक है। अच्छा मेरी बात सुनो, कैपेसिटर की एक प्लेट पे क्या रहेगा, इनर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज रहता है और दूसरी वाली प्लेट पे कैसा रहता है, नेगेटिव चार्ज रहता है। अच्छा तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें ये बात मैं पढ़ा चुकी हूँ कि अगर किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या उसके अंदर की जो वो रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो क्या जीरो आती है, कुछ उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, याद हो तो। कंडक्टर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो होती है। क्यों होती है, जैसे मान लो अभी यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो चुकी है, कितनी, यहाँ से यहाँ तक ऐसे इस डायरेक्शन में पॉजिटिव टू नेगेटिव एक फील्ड क्रिएट हो चुकी है। तो ये भाई इसको क्या ही एक्सप्लेन करूंगी, तुम्हें पता ही है कि क्या होता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। क्यों, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वो उधर जाएंगे नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएंगे और फिर पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ जाएगा, तो उस अंदर भी एक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है और वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जैसे जैसे क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आती रहती है तो वो उस टाइप की इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, बढ़ती रहती है। एक टाइम ऐसा आता है इस इन पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, इसके अंदर इंड्यूस होंगे उसकी वजह से इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। धीरे धीरे ये वाली फील्ड है वो इंक्रीज कर जाएगी और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगना भी बंद हो जाएगा, वो क्या रहेंगे उधर और जाके सेपरेट नहीं होंगे, तो इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, तो हमें पता है इसके अंदर क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कंडक्टर के अंदर। ठीक है, और ये काम है ये बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाता है। ठीक है, इतना टाइम नहीं लगाता जितना समझाने में लगा है, इतना टाइम नहीं लगता, वो जल्दी हो जाती है चीज, कभी कभी जीरो हो जाती है लगाने के माइक्रो सेकेंड में। ठीक है, अच्छा फिर क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ। ओके, अब देखो यहाँ पर कोई प्लेट नहीं है और यहाँ पर भी कोई प्लेट नहीं है, तो इस एरिया में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी यहाँ से यहाँ तक, और इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, राइट। अच्छा एक बात मुझे बताओ, मान लिया अगर ये इसकी जो सेपरेशन है वो डी मैंने मान ली, प्लेट एरिया अगर ए माना है और ये जो स्लैब ली है उसकी थिकनेस मैंने टी मान ली है। ठीक है, अच्छा तो अगर मैं यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखना चाहूँ, देखो यहाँ पर तो जीरो है, यहाँ पर कितनी होगी, अगर मैं यहाँ पर इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ तो कितना होगा, देखो इस वाले की वजह से होगा, इस वाले स्लैब की वजह से होगा, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव की वजह से किधर होता है, अवे। ठीक है, पॉजिटिव की वजह से अवे, कितना होगा, एक स्लैब की वजह से, याद हो तो सिग्मा अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से पॉजिटिव की वजह से, नेगेटिव की वजह से, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव की वजह से इन 2 आवर्स रहेगा, ये भी कितना रहेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दोनों सेम साइड में है तो दोनों क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब यहाँ की भी इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ की भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी रहेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये सेपरेशन पर डिपेंड नहीं करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम ही आती है, अगर तुम यहाँ पर भी लिखोगे या यहाँ पर भी लिखोगे तो भी क्या रहेगी, इतनी ही रहेगी। ठीक है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अगर तुम्हें याद हो तो। ओके, अच्छा तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी है। ओके, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने और पढ़ा है, क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, माइनस dv बाई dr पढ़ा है ना। अभी हमने बेसिकली कर क्या रहे हैं, हम इसका कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं कि इस स्लैब के रखने से इसका कैपेसिटेंस किस तरह से चेंज होता है और यह क्या आता है। ठीक है, तो देखो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, ये रहती है, तो यहाँ से अगर मैं माइनस dv को लिखूं तो माइनस dv किसके इक्वल आ जाएगा, e डॉट dr आएगा, और पूरे तो स्मॉल के लिए था, पूरे के लिए क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए यहाँ पर, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर इस एरिया में है और इस एरिया में है, तो टोटल एरिया कितना होगा बताओगे मुझे, कितना होगा, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया कितना होगा, ये टोटल थिकनेस डी है, स्लैब कितनी है टी में, तो कितना एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड, डी माइनस टी में, तो हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, डी जीरो से डी माइनस टी तक, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतने ही एरिया में है। ओके,
अच्छा डीवी का कहाँ से कहाँ लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, भाई इन दोनों के बीच में है तो हम लिख लेते हैं वीए से वीबी तक, ठीक है। तो माइनस वीबी माइनस वीए हो गया अपने यहाँ, इज इक्वल टू अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, चलो अभी मत लिखो इसको, ठीक है बाद में कर लेंगे। इसका इंटीग्रेट ही रखो, डीवी कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक, इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है अपने पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज अपॉन एरिया, क्यू बाई ए लिख सकते हैं। अगर इसकी प्लेट पर मान लो प्लस क्यू चार्ज और इधर माइनस क्यू चार्ज है, तो इस पे टोटल एक प्लेट का ही चार्ज लिखते हैं, क्यू बाई ए हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिख सकते हैं, सिग्मा को हमने क्या लिख दिया, क्यू बाई ए एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें 0 से d माइनस टी कितना आया, q अपॉन ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट dr, ठीक है, ओके। अच्छा अभी अपने पास बताओ ये सारी चीजें क्या वेरिएबल है, इनमें से कोई भी एक चीज, एरिया कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, q भी कांस्टेंट है, ठीक है। इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ dr का, ओके। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा VB माइनस, हेलो बच्चों कैसे हो आप सब, इक्वल टू इधर किसका आर आ जाएगा, Q आज कैसे एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा, dr का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से d माइनस किसका है टी तक। यहाँ पे अगर ये माइनस मल्टीप्लाई होगा अंदर तो अपने पास VA माइनस VB हो जाएगा, इज इक्वल टू किसका है, काका बताएगा, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस टी, आ गया, ठीक है। हेलो आ गया आंसर, अच्छा ये तो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ओके। कैपेसिटेंस होता क्या है, वो उसके मैनेजर का नंबर है मेरे पास, कैपेसिटेंस लिखूं, नॉर्मल कैपेसिटेंस क्या होता है अपने पास, Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, ओके। यही कैपेसिटेंस हम पढ़ते आ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना भाई एक बार, चार्ज हमें पता है कितना है, Q है, तो इसमें बात कर ले, भाई हम मां से बोल रहे हैं, तो क्या लिख दिया मैंने, क्या कुछ फॉर्मेट बनाना है, ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी, यहाँ से Q से Q कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, भेज दूं, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन d माइनस टी। तो ये आ जाएगा किसका कैपेसिटेंस, अगर हमने कोई कंडक्टर रखा है और कितनी थिकनेस का, अगर कोई कंडक्टिंग स्लैब रखी है, अगर टी थिकनेस की स्लैब रखी है, तो अपने पास इसका जो कैपेसिटेंस आता है वो कितना आता है, ए एप्सिलॉन अपॉन डी माइनस टी। अच्छा क्या तुम्हें लग रहा है क्या इस क्या है ये स्लैब, इस स्लैब की भूल जाते हो क्या ये तो इस स्लैब की पोजीशन पे फर्क पड़ता है, मान लो अगर ये बीच में रखो या यहाँ रखो या यहाँ रखो, इसको देखकर क्या तुम्हें पता लग रहा है कि क्या कैपेसिटेंस का इसकी स्लैब की पोजीशन से फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है ना, कौन सी बार ये लगाया है स्टैंड में, पता नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि it is independent of position of slab, ठीक है। स्लैब की पोजीशन पे इंडिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्लैब को ऊपर रखो, बीच में रखो या नीचे रखो, ठीक है। दूसरी बात, एक तो ये बात, दूसरी बात क्या है, नीचे का देखना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नीचे का दिखेगा यहाँ पे, अच्छा ये सुनो एक बात, अगर ये स्लैब की थिकनेस टी है, लेकिन अगर मैंने पूरी की पूरी डी थिकनेस में ही सेपरेशन में पूरी स्लैब डाल दी तो क्या होगा, तो टी की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, है ना, डी आ जाएगा। तो यहाँ पे डी माइनस डी तो समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है, नॉट डिफाइंड को हम इनफाइनाइट बोल देते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे मान लो एक नंबर ही है, उसको अगर तुम मान लो 0.0000000001 से भी डिवाइड करते हो तो ये वैल्यू जो आएगी बहुत ज्यादा आएगी, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को, है ना। तो ये ऑलमोस्ट क्या है, 0 के इक्वल है,
तो इसको हम क्या लिखते हैं कि बहुत ही ज्यादा वैल्यू आएगी, इनफाइनाइट समझ लेते, ठीक है, नॉट डिफाइंड भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। एग्जैक्ट समथिंग बाय जीरो टर्म है, वो डिफाइंड होती नहीं, ठीक है, बट हम ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ हाँ, पर यहाँ पर हम ऐसे मान लेते हैं अभी इनफाइनाइट, ठीक है। अब एक तो यही सब। अच्छा, तो क्या था अपने पास, अगर इफ P इज इक्वल टू कितना हो जाए, D हो जाए, तो अपने पास C कितना आ जाता है, इनफाइनाइट। इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टिंग स्लैब है रखी है हमने कैपेसिटेंस के बीच में, तो क्या होता है अपने पास, तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, सॉरी इनफाइनाइट, ओके। चलो, समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी समझ नहीं? अभी आती है अपने पास कंडक्टर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। अभी हमने क्या रखा था, कंडक्टिंग स्लैब रखी थी, अभी हम क्या रख रहे हैं कैपेसिटर के अंदर, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जैसे मान लिया अपने पास ये क्या है, कोई कैपेसिटर है, इसके अंदर हमने एक डाल दी डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो K है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होगा, मैं देखो, ये अपने पास इसकी प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और इसके पे नेगेटिव चार्ज होगा, राइट, ओके। डाइलेक्ट्रिक में तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो होता नहीं है ना, नॉन कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़ी होता है ना, डाइलेक्ट्रिक में क्या रहता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या रहता है, तो अपने पास इसमें इलेक्ट्रिक, अभी इसको चाहे कंडक्टर हो, सॉरी चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर हो, अगर हम किसी को भी डाइलेक्ट्रिक को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, क्या यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले मेरे को ये बताओ, क्यों नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जहां पर भी सेपरेट होते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। कितनी बार बात कर चुके हैं हम इसके बारे में, अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में करवाया था, वहां से कहा अलग से कोई लेके आए थे कि यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, ठीक है। तो भैया देखो, यहाँ पर अपने पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो जैसे यहाँ पर हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मतलब इसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इसके अंदर भी, ओके। इसमें क्या रहता है, इसमें पोलराइजेशन होता है ना, इसमें क्या होता है, पोलराइजेशन होता है ना, कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो पोल्स होते हैं वो ऐसे थोड़े स्ट्रेच आउट हो जाते हैं। तो इसमें क्या रहता है, कुछ इस टाइप का रहेगा, इधर क्या जाएगा, इधर जाएगा अपने पास, जैसे मैं थोड़ा बड़ा बनाऊं, इधर कैसे देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इधर कैसा आएगा, नेगेटिव, और इधर क्या आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पर कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, कुछ चार्ज, इतना नहीं, कुछ चार्ज। इसमें तो भैया फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, जिसकी वजह से मेटल्स वगैरह में कितने होते हैं भाई, 10⁻29 के अराउंड होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसकी वजह से चार्ज वगैरह होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ, क्योंकि इनमें तो फ्री इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, जो भी होता है मटेरियल इनके पोलराइजेशन की वजह से होता है, तो कुछ चार्ज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। यहाँ पर क्या आएगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे ज्यादा हो। अच्छा, अगर इसके अंदर भी कुछ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेपरेट हो रहे हैं, मतलब उसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, जैसे कंडक्टर्स में बनी थी ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, किधर से किधर,
पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई यहाँ पर ई इनसाइड, और ये कौन सा है, ई एक्सटर्नल, बाहर वाली है और ये अंदर वाली इंड्यूस हुई है। अच्छा, फिर को एक बात बताओ, क्या यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो एक्सटर्नल ज्यादा है या इंटरनल ज्यादा है? सोच के बताओ। अभी अभी मैंने बताया एक्सटर्नल ज्यादा है, क्योंकि इसमें तो ये तो थोड़े से ही होते हैं, थोड़ा ही चार्ज इंड्यूस हुआ तो थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। अगर इसके एग्जैक्टली इक्वल बनता तो यहाँ पर दोनों कैंसिल हो जाते, जैसे कि कंडक्टर में होता है, लेकिन इसमें तो थोड़े थोड़े हैं। ठीक है, थोड़ा चार्ज इंड्यूस हुआ है तो थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बाहर वाली 100 है और अंदर वाली मान लो 40 बन गई। ठीक है, तो यहाँ पर अंदर जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी जिसको हम बोलेंगे रेजिडुअल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, क्या बोले, मतलब बची हुई, इनके इस स्लैब के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? बाहर वाली ऊपर अंदर वाली माइनस होके कुछ ना कुछ फिर भी बचेगी। क्यों? क्योंकि बाहर वाली ज्यादा है। समझ रहे हो? जैसे मैंने बताया ना, जैसे मान लो 100 बाहर वाली थी, अंदर 40 बन गई, तो भी कितनी बची? 60 इलेक्ट्रिक फील्ड बच गई। किस डायरेक्शन में बचेगी बताओ? नीचे या ऊपर की डायरेक्शन? नीचे। क्यों? नीचे वाली बड़ी है तो डायरेक्शन भी हम नीचे वाली ही लेंगे। समझ रहे हो? अच्छा, ठीक है, तो अपने पास रेजिडुअल क्या रहेगी भैया? एक्सटर्नल माइनस इंड्यूस। ठीक है, ओके रहेगी। चलो, तो अपने पास इसके अंदर भी क्या रहेगी नेट? इसका जो अब नया डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का रहेगा। इसके अंदर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो अलग है। ठीक है, उतनी नहीं है जितनी बाहर है। अब देखो, अभी हमें सेम वही चीज करनी है, इसका कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस अपने पास किसके इक्वल होता है? Q बाई डेल वी। डेल वी के लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें अपने पास वही फॉर्मूला E इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस dv बाई dr, तो यहाँ से अपने पास E dr किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस dv, और क्या कर देते हैं हम? इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, वहां पर तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं, तो हमने क्या करा था? इन दोनों का ऐड करके डायरेक्ट कर दिया था। अब यहाँ पर देखो, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, यहाँ पर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? एक्सटर्नल क्या रहेगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी कितनी रहेगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, अब ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी ना भैया, है ना? ये तो समझ में आ गया। अब कितनी कम हो जाएगी? वो हो जाएगी जितना इसका ये है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इनसाइड, वो आएगी अपॉन बेटा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो जितना इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उतने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी। समझे? ओके, तो अगर हम यहाँ पर लिख करें इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हमें 2 करने पड़ेंगे। इसका भी, ये तो टोटल हो जाएगी 1, और एक क्या करना पड़ेगा? इसके अंदर का। ठीक है, तो हम जैसे मान लो अंदर की लिखेंगे, तो ये कितनी होगी अपने? सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? जैसे मान लो इसकी थिकनेस कितनी है? t है, और ये अपने पास d है, ये कितना हो जाएगा? 0 से t तक इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा dr। ओके, प्लस बची कितनी अपने पास? बची सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट dr, 0 से लेके d माइनस t तक। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस में रहती है? इस d माइनस t में, है ना? और ये वाली कितनी, ये वाली किस में है? इस t में। तो इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया 0 से टू t, और इसका कर दिया 0 से d माइनस t। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू अपने पास डीवी का अपने पास कहां से कहां तक कर देंगे? वीए से लेके वीबी तक। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी आर का इंटीग्रेशन आर आ जाएगा, तो सिग्मा अपॉन, सिग्मा को हम लिख सकते हैं क्या? क्यू बाई ए। ठीक है, सिग्मा क्या होता है बताया था ना? क्यू बाई ए। ओके, अपॉन एप्सिलॉन नॉट
आर का इंटीग्रेशन 0 से टी तक प्लस इसमें Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट आर का इंटीग्रेशन 0 से लेके डी माइनस टी तक। यहाँ इसका कितना आ जाएगा माइनस ऑफ वी बी माइनस वी। ठीक है। अच्छा आर को रखेंगे एक बार जीरो रखेंगे, एक बार टी रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे तो टी आ जाएगा अपने पास। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा Q अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट टी आ जाएगा। इसमें कितना आ जाएगा Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास। ओके, हमें तो कैपेसिटेंस चाहिए। कैपेसिटेंस किसके इक्वल होगा Q अपॉन डेल वी, यानी अपने पास आ जाएगा Q पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये है ना, तो रख दो इसको। कितना आएगा भाई Q अपॉन ए के एप्सिलॉन नॉट टी प्लस Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। Q Q Q कैंसिल, ये देखो एप्सिलॉन नॉट ए इसमें दोनों में है तो ऊपर चला जाएगा, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, सॉरी सी है ये, ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय यहाँ पर क्या बचा टी बाई के और यहाँ पर क्या बचा प्लस डी माइनस। ठीक है, यही हुआ, ये हो जाता है। इसको अगर मैं थोड़ा जो बुक्स में मिलता है वो कैसे मिलता है, इस टाइप से मिलता है डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, बस मैंने थोड़ा इधर उधर लिख दिया, ये टी है ये प्लस है। ठीक है, तो ये आ जाता है अपने पास, क्या आ जाता है कैपेसिटेंस। अगर हमने इसके अंदर क्या रखी है, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी है, समझे। और अगर हमने वो रखा था सिर्फ कंडक्टिंग स्लैब रखी थी तो क्या आया था, यहाँ पर ओनली डी माइनस टी आया था। लेकिन अगर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखे हैं टी थिकनेस में तो एक और आ जाएगा टी बाई के। ठीक है, अगर हमने एक से ज्यादा स्लैब रख दी तो क्या होगा अब। ठीक है, एक बार मैं इधर का रब कर रही हूँ। अगर हमने कुछ ऐसा करा दिया, बस अब होने वाला है, चिंता मत करो। अभी तो एक ही स्लैब रखी थी, अगर हमने क्या कर दिया एक से ज्यादा स्लैब रख दी तो क्या होगा। सुनो, जैसे मान लो एक स्लैब यहाँ रख दी, मान लो इसकी थिकनेस T1 है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, एक और रख दी। ठीक है, तो अपने पास जनरलाइज फॉर्मूला आ जाएगा, एक रखो या ज्यादा रखो। ठीक है, तो इसका T2 K2 मान लो, इसका T3 K3 मान लो, यहाँ पर मान लो बहुत सारी स्लैब रख दी। अब क्या आएगा इसका जो अपने पास कैपेसिटेंस आएगा वो क्या रहेगा अपने पास, तो अपने पास कैपेसिटेंस आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस, जो मतलब मान लो इसकी थिकनेस क्या है डी है, सॉरी ये सेपरेशन। ठीक है, ये आएगा T1 प्लस T2 प्लस ऐसे जितने भी हो स्लैब्स, कितने हो जितने भी हो, प्लस डी बाई सॉरी T बाई K1, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 ऐसे। ठीक है, ये आ जाएगा। अब दो रखे हैं तो T1 T2, इधर T1 बाई K1 प्लस ये रहो, तीन हो तो तीन कर लेना है। ठीक है, तो बेटा ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।